नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा नवम अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस में काव्यखंड से शुरुआत करी और लगभग 4 पाठ हमने पढ़ लिए और आशा करता हूं कि आप इन पाठों को आत्मसात करके मेरे साथ अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं चाहता हूं कि अपन कक्षा नवम अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत जो व्याकरण के कुछ टॉपिक हैं उसकी भी शुरुआत करें ताकि वो भी आपके काम आ सके। प्यारे विद्यार्थियों, जो अपने कक्षा नवम अनिवार्य हिंदी में व्याकरण है, पहले अपन उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसमें से टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि अपन काव्यखंड पढ़ रहे हैं और काव्यखंड के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक व्याकरण के बनते हैं वो भी जानना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं कक्षा नवम अनिवार्य हिंदी के व्याकरण के बारे में। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है अपने को, वो बहुत महत्वपूर्ण वक्त रखता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने को पढ़ना है उपसर्ग व प्रत्यय, दूसरा पढ़ना है समास, तीसरा पढ़ना है वाक्य विचार, और वाक्य विचार जो करने हैं वो है अर्थ के आधार पर। और चौथा पढ़ना है अलंकार। अलंकार में आपको शब्दा और अर्थालंकार दोनों पढ़ने हैं, और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत आपको पढ़ना है अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार के अनुसार पढ़ना है आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व मानवीकरण। ठीक है। फिर पांचवा पढ़ना है संवाद लेखन, फिर छठा अपने को चर्चा करनी है निबंध की, सातवां बिंदु अपना रहेगा पत्र लेखन, और आठवां रहेगा अपठित गद्यांश। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक अपने रहेंगे परीक्षा उपयोगी हैं, जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय बहुत इजी सरल है, मैं आपको लिखवा के बता दूंगा इसके बारे में। समास पढ़ेंगे, वाक्य विचार जो है वो अर्थ के आधार पर होंगे। फिर अलंकार है, जिसमें शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष पढ़ना है। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण अलंकार पढ़ना है। संवाद लेखन पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, और पत्र लेखन और अपठित गद्यांश के बारे में चर्चा करनी है। तो आज अपन अपना टॉपिक अपन शुरू करते हैं, और वह अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समास। ठीक है ना, समझ लेंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बहुत ज्यादा आएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय मैं समझा दूंगा आपको, लिखवाऊंगा ये, तो इतना इंपॉर्टेंट जितना ये इंपॉर्टेंट है समास। समास पढ़ेंगे, उसके बाद वाक्य, फिर अलंकार। ये जो 3 बिंदु हैं, इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो अपन चर्चा करेंगे अभी समास की। सबसे पहले बात करते हैं समास। समास क्या है बच्चों? आपने पढ़े होंगे पूर्वोत्तर की क्लास में 6th 7th 8th में समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास कैसे कहते हैं, किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, ये अपने को चर्चा करनी बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, वो होता है संक्षिप्त, यानी छोटा रूप। अपन
बहुत सारा कुछ ना बोलकर केवल एक शब्द में अपन बात कर सकते हैं, बहुत सारा नहीं बोलकर केवल अपन एक शब्द में बात कर सकते हैं संक्षिप्त रूप में। जैसे मैं कहता हूं वह जो शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं, तो हमने लगभग 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 10 शब्द तक का हम प्रयोग कर रहे हैं, और एक व्यक्ति के लिए, एक ऐसे देवता के लिए हम इसका प्रयोग ले रहे हैं कि वह जो शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अपन इसी को एक शब्द में कह सकते हैं, छोटे रूप में कह सकते हैं, तो वह होगा आशुतोष। वह क्या होगा बच्चों? आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या होता है? शिव। आशुतोष किसके लिए आया है? शिव के लिए। यानी वह जो शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं वह हो गए शिव। यानी ये पूरी बात नहीं लेकर नाम क्या दे दिया? केवल आशुतोष कह दिया। ठीक है। उसी प्रकार जैसे पेट भरकर खाना खाया, ठीक है, तो इसका अपन कह सकते हैं भरपेट। क्या कहेंगे? भरपेट। तो ऐसे शब्द जैसे 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह बच्चों क्या कहलाता है? चौराहा। यानी आप इतना सब कुछ न बोलकर संक्षिप्त में क्या कह सकते हैं? चौराहा। तो इसीलिए इसका संक्षिप्त में कही गई बात को अपन क्या कहते हैं? समास। यानी वाक्यों के समूह को एक छोटे अंक में एक नाम से संबोधित करके संक्षिप्त रूप में उसका परिचय देना ही क्या कहलाता है? समास। जो संक्षिप्त रूप में होता है और जो 2 या 2 से अधिक, आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों का पास पास बैठना समास कहलाता है। समझ में आई? इसे अपन कह सकते हैं, देखो, समधन आस। सम यानी अच्छी तरह से, आस यानी पास में बैठना, यानी समीप में बैठना, यानी अच्छी तरह से पास में बैठना, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों का पास पास में आना या बैठना समास कहलाता है। जो संक्षिप्त रूप में किसी बड़े वाक्य को एक छोटे रूप में व्यक्त करता है वह समास है। क्लियर? अब समास के जो भेद हैं उन भेद के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो आप गांठ बांध लेना, समास जो भेद हैं इसके मुख्यतया यानी मुख्य 4 भेद हैं बच्चों। मुख्य 4 भेद होते हैं समास के। अब 4 भेद कौन कौन से हो सकते हैं समास के? तो पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, और चौथा बहुव्रीहि समास। ये 4 इसके भेद होते बच्चों। यानी 4 प्रमुख भेद हैं: अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 4 प्रमुख भेद हैं। और जो ये तत्पुरुष समास हैं, ये तत्पुरुष समास 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो किया गया है द्विगु समास में, और एक किया गया है कर्मधारय समास में। यानी तत्पुरुष समास के 2 भेद हो गए, एक हो गया द्विगु और दूसरा हो गया तत्पुरुष, कर्मधारय समास। तो इस प्रकार 6 समास हो गए। लेकिन आपसे पूछे कि समास के मुख्य भेद कितने हैं, तो आप 4 बताओगे। ठीक है, 4 कौन कौन से? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। क्लियर?
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको एक एक समास के बारे में परिचय दिला देता हूं। देखिए बच्चों, जो अपना समास है, इस समास के जो भेद हैं वो मैंने आपको कितने बता दिए, मुख्यतया 4 भेद। सबसे पहला कौन सा है? अव्ययी भाव समास। दूसरा कौन सा है? तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा है? द्वंद्व समास। चौथा कौन सा है? बहुव्रीहि समास। पांचवा कौन सा है? जो भेद है बहुव्रीहि का, द्विगु समास। और छठा जो भेद है वह है कर्मधारय समास। अब जब हमने कह दिया कि समास क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का पास पास आकर बैठकर नए शब्द का निर्माण करना और नया शब्द जो कि एक संक्षिप्तता का बोध करवाता है वह समास होता है। अब इनके बारे में समझते हैं। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, हिंदी के अंतर्गत आप शब्दों के अर्थ निकालकर उसकी परिभाषा याद कर सकते हो। शब्दों के अर्थ निकालकर आप उसकी परिभाषा कंठस्थ कर सकते हो। कैसे? देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास यानी इसमें शब्द कौन सा आया? अव्यय। शब्द कौन सा आया है? अव्यय। यानी प्रथम पद अव्यय हो, प्रथम पद अव्यय हो। ध्यान से समझना, परिभाषा भी यही है। वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय उपसर्ग से युक्त हो। एक बात, यानी प्रथम पद अव्यय तथा उपसर्ग से युक्त हो। और दूसरी बात अपन कहें, प्रथम पद प्रधान रहे। प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो। तो वो समास कौन सा कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। आप इसमें किस शब्द को देखेंगे? अव्यय को देखेंगे। और आप अव्यय को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए प्रथम पद अव्यय से युक्त, उपसर्ग से युक्त हो तथा प्रथम पद क्या रहे बच्चों? प्रधान रहे। यानी इसके आप देखिएगा, उदाहरण देखिएगा। सबसे पहला देखें अपन आमरण। तो देखिए आप, आ इसमें उपसर्ग है। आ इसमें क्या है? उपसर्ग है। और आ उपसर्ग का जो अर्थ होता है ना, जब अपन उपसर्ग पढ़ेंगे तब बताऊंगा। आ उपसर्ग के अर्थ होता है से, तक और से तक, ये 3 इसके अर्थ होते हैं। तो आमरण का समास में क्या हो जाएगा? मृत्यु तक या पर्यंत। मृत्यु तक या पर्यंत। तो ये आमरण का हो गया। आप देख लीजिए, प्रथम पद उपसर्ग से युक्त हो गया, मृत्यु तक अव्यय आ गया इसमें। उसके बाद अगर आप और देखें, आबाल यानी बचपन से या बालक से, दोनों चीजें इसके अंतर्गत, बालक से, ये दोनों हैं। ठीक। उसके बाद एक और उदाहरण देखिए आप, यथाशीघ्र। यथाशीघ्र, तो यथा ये एक अव्यय है। यथा एक क्या है? अव्यय है। तो इसका क्या हो जाएगा? शीघ्र के अनुसार। ठीक है, या शीघ्रता के साथ, दोनों चीजें। ठीक है, जितना शीघ्र हो वो भी कह सकते हैं। तो ये हो गया। इसका अगर अपन और उदाहरण देखें तो यथा शक्ति,
शक्ति के अनुसार आमरण मृत्यु पर्यंत प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक का क्या हो जाएगा, हर एक, प्रत्येक का क्या हो जाएगा, हर एक, तो वो हो गया अव्ययी भाव समास। बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो सबसे पहले बात लिखेंगे अपन, इसका द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी द्वितीय पद प्रधान होता है, एक बात। और दूसरी और अहम बात जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, बच्चों, ये आप ध्यान रखना, कारक विभक्ति के अनुसार 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद, यानी 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद किसके अंतर्गत होंगे? जैसे आप देख लीजिए, इसमें कारक कितने होते हैं? 8, तो आप 2 कारक छोड़ लीजिए, एक कर्ता कारक छोड़ लीजिए और एक संबोधन कारक छोड़ लीजिए। जैसे अपन बोले, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान से अलग होने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के की अधिकरण में पे पर संबोधन ए ओ हरे, तो कर्ता कारक छोड़ दो, कर्ता ने कर्म को, तो पहला लिखे अपन ग्रामगत, तो क्या हो जाएगा? ग्राम को गत, तो को आ गया विभक्ति, है ना, को विभक्ति हो गया। फिर आता है रस भरी, रस से भरी, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए आ गया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पदच्युत, तो हो जाएगा पद से च्युत, यानी हटना, पद च्युत यानी पद से हटना। आप बीती, आप पर बीती हुई, आप पर बीती हुई, राज माता, राज माता, तो हो जाएगा राजा की माता। तो देख लीजिए आप, कारक चिन्ह को, कारक चिन्ह कौन सा आया? को, कारक चिन्ह के लिए, से देखो रस भरी, या जैसे अपन कह सकते हैं बैलगाड़ी, बैल द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, तो हो गया करण तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष पद से च्युत, ठीक है। आप पर बीती हुई, यानी आप बीती, ठीक है। जैसे अपन कह सकते हैं मोहांध, मोह से अंधा, ठीक है। राजमाता, राजा की माता, तो ये तत्पुरुष समास, जिसका कौन सा पद, द्वितीय पद क्या होगा? प्रधान होगा। क्लियर, समझ में आया? जैसे ग्रामगत, ग्राम को गत, ग्राम को गया हुआ, रसोई घर, रसोई के लिए घर, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, ये सारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। फिर बात करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बच्चों बहुत अच्छा, बहुत सीधा है, दोनों पद प्रधान रहते हैं। एक बात, दोनों पद क्या रहते हैं? प्रधान रहते हैं। फिर एक बात और, संयोजक शब्द से जुड़े रहते हैं, या संयोजक चिन्ह से जुड़े रहते हैं। संयोजक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? विभाजक और संयोजक, है ना, इसे अपन कहते हैं समुच्चय बोधक, जिसे कह सकते हैं। और द्वंद्व समास के अंतर्गत जैसे आप देखेंगे कृष्णार्जुन, अब देखो आप, शब्द क्या है? कृष्णार्जुन, तो दोनों पद प्रधान हो गए। दोनों पद प्रधान कैसे? एक है कृष्ण और एक क्या है? अर्जुन, तो क्या हो जाएगा? कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। क्लियर? कृष्ण और अर्जुन, दाल बाटी, दाल और बाटी, ठीक है।
पाप पुण्य, तो क्या हो जाएगा? पाप या पुण्य, या तो पाप ही करो या पुण्य करो, ठीक है, पाप पुण्य। फिर आता है आपका चाय वाय। अब ये आप देखो, यूं तो अगर अपन कहें द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, लेकिन आपका इतना कोर्स में नहीं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और विकल्प द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में दोनों में और क्या होगा? कृष्णार्जुन, माता पिता, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, माता और पिता, ठीक है। उसी प्रकार पाप या पुण्य, पाप या पुण्य विकल्प द्वंद्व है। पाप या पुण्य, अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा, सुख दुख, सुख या दुख, सुख और दुख नहीं होता है, सुख या दुख। चाय वाय, अब आपके घर में आओ और आपके पिताजी कहें चाय लेके आओ, तो चाय के साथ क्या आएगा? बिस्किट आएगी, नमकीन आएगी, है ना, और भी जो चीजें हैं, आजकल तो ड्राई फ्रूट्स आने लगते भाई, तो ड्राई फ्रूट्स भी इसमें आते हैं। तो चाय वाय, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? चाय आदि, चाय आदि, ठीक है ना। कंद मूल, कंद आदि, भूत प्रेत, भूत आदि, है ना, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास का बहुत ही अच्छा है, जिसमें दोनों पद अप्रधान रहे, दोनों पद अप्रधान रहे। दोनों पद क्या रहे बच्चों? अप्रधान रहे। दोनों पदों में प्रधानता नहीं रहती, दोनों पद अप्रधान रहते हैं, उसे अपन कह सकते हैं। और एक बात और, तीसरा विशिष्ट अर्थ निकले, यानी तीसरे विशिष्ट अर्थ की ओर क्या करे? इशारा करे, तीसरा अर्थ निकले। जैसे अभी हमने देखा था, जैसे हमने लिखा कि आशुतोष, यानी आशुतोष कौन है? शिव। वह जो शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं, तो बच्चों वो कौन है? शिव। और अगर अपन कहें मनोज, वह जो मन में जन्म लेता है, और बच्चों मन में जन्म कौन लेता है? कामदेव। जो मन में प्रेम की भावना जगाता है वो कामदेव होता है, ठीक है। तो मनोज है। दशानन, वह जिसके 10 आनन है। क्षण मातुर, वह जिसकी 6 माताएं हैं, वह जिसकी 6 माताएं हैं, ठीक है। तो आज अपन इसकी एक एक परिभाषा समझेंगे, उदाहरण मैं आपको कल और लिखवा दूं। फिर द्विगु समास पढ़ते हैं अपन। द्वि यानी 2, देखो आप अर्थ देखो, द्वि यानी 2, यानी प्रथम पद क्या हुआ? संख्यावाची। प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची। व द्वितीय पद पूरे समूह का बोध कराए, पूरे समूह का क्या करवाएं? बोध करवाएं, उसे द्विगु कहते हैं। जैसे द्विगु का अगर अपन समास वगैरह करके, क्योंकि द्वि और गु, द्वि का मतलब होता है 2, गु का मतलब होता है गाय, यानी 2 गायों का समाहार, 2 गायों का समाहार यानी समूह। उसी प्रकार चौखट यानी 4 खूंटों वाली चौखट हो गया, ठीक है। और अगर अपन कहें चौमासा, 4 मास का समाहार, ठीक है। तो ये था अपना द्विगु समास, जिसका प्रथम पद क्या रहता है? संख्यावाची, तथा द्वितीय पद पूरे समूह का क्या करवाता है? बोध। बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास का एक और अन्य नाम है समानाधिकरण। समानाधिकरण समास, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना।
कर्मधारय समास का एक और अन्य नाम क्या है? समानाधिकरण समास। इसमें क्या होगा बच्चों? प्रथम पद विशेष्य उपमेय व द्वितीय पद, ध्यान रखना परिभाषा आप समझ लेना, इसको मैं डिटेल में कल समझाऊंगा। प्रथम पद क्या हो? विशेष्य तथा विशेष्य उपमेय तथा द्वितीय पद क्या रहे? विशेषण उपमान से युक्त रहे। और यह क्रम बदल भी सकता है, यानी पहले उपमेय भी आ सकता है, पहले विशेषण भी आ सकता है, फिर विशेष्य आ सकता है, यह भी क्रम बदल सकता है, ध्यान रखना। तो युक्त रहे उसे अपन कहते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जैसे आप देख लीजिए काली मिर्च, अब आप जरा ध्यान दो, यहां पर मैंने विशेषण पढ़ाया, विशेषण के अंतर्गत देखिए आप, विशेषण में क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? मिर्च की, तो ये तो हो गया विशेष्य, हो गया विशेष्य दूसरा पद। विशेषण क्या हो गया? प्रथम पद। उसी प्रकार प्रभु दयाल, प्रभु दयाल, तो प्रभु क्या है यहां पर? विशेष्य। देखो पहले विशेष्य पीछे था, अब विशेष्य आगे आ गया। दयालु, दयाल मतलब दयालु, तो क्या हो जाएगा? दयालु है जो मिर्च। और उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा? काली है जो मिर्च। तो ये था अपना कर्मधारय समास। और एक उदाहरण और है, जैसे अपन कहें वचनामृत, तो इसमें उपमेय तुलना किसकी हो रही है? वचन की। किससे हो रही है? अमृत से। उपमान है अमृत, तो क्या हो जाएगा? अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वचन। ये था अपना समास। इसके उदाहरण कुछ आपको मैं और लिखाऊंगा, तथा मुझे आपको ये है ना कर्मधारय समास डिटेल में समझाना है, इसको भी अपन पूरा डिटेल में देखेंगे। बहुब्रीहि समास के और उदाहरण लिखेंगे, यानी सभी इन 6 समास के आज मैंने केवल आपको परिभाषा बताई और उसके पहचान बताई और उसके कुछ उदाहरणों की हमने चर्चा करी। कल के वीडियो में बच्चों, आने वाले वीडियो में अपन क्या करेंगे कि इनके विस्तृत उदाहरण और कर्मधारय समास के विस्तृत उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं ये आपके समास का टॉपिक आज समझ में आया होगा। बच्चों वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए बहुत उपयोगी है ये व्याकरण के टॉपिक, जो आगे प्रतियोगी परीक्षा में भी काम आएंगे और 11th-12th में भी काम आएंगे। ध्यान रखना 10th 11th 12th में भी काम आएंगे आपके, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं और लिखें। ठीक है, और मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।